Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 11 in software verification and validation course. In last lecture we discussed the reliability engineering chapter, and we discussed the reliability engineering in the functional requirement कि functional requirements की reliability को हम कैसे measure कर सकते हैं, और उस हवाले से हमने चंद टेक्निक्स का जिक्र किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखें। आज के इस लेक्चर को हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इसी चैप्टर को, और आज हम बात करेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिलायबिलिटी के हवाले से कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की रिलायबिलिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं और उसका क्या इम्पेक्ट होता है हमारी टेस्टिंग का। Non-functional reliability requirement are the specification of the required reliability and availability of a system using one of the reliability matrix कि non-functional requirements पहले हम पिछले कोर्स में काफ़ी डिटेल से देख चुके हैं कि उनकी reliability जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और इन requirements का ताल्लुक़ ओवरऑल रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम पे मुनहसर होता है। अब इसमें बेसिकली हम इसमें रिलायबिलिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे, और जो कि POFOD है, री हम पहले भी देख चुके हैं, ROCOF है, और अवेल की एक मैट्रिक्स है। इनको हम आगे वन बाय वन देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी स्पेसिफिकेशन हैज़ बीन used for many years in safety critical system but is uncommon for business critical system। इस चीज़ को चेक करना कि जी रिलायबिलिटी क्वांटिटेटिवली कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है, ये चीज़ आज से तो नहीं चेक हो रही, जब से सिस्टम्स बन रहे हैं तब से ये चीज़ें चेक हो रही हैं, और ये बहुत क्रिटिकल नेचर की चीज़ें होती हैं, और जिसमें से हम कह सकते हैं कि जो आपके क्रिटिकल बिजनेस सिस्टम होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट की जाती है कि उनकी क्वांटिटेटिवली रिलायबिलिटी कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है। हाउएवर एज मोर एंड मोर कंपनीज डिमांड 24/7 एंड सर्विस फ्रॉम देयर सिस्टम, और आजकल जो भी सिस्टम बनवाना चाहता है अपना, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उनका सिस्टम 24 आवर्स एंड 7 डेज़ जो हैं वो अवेलेबल होना चाहिए उसमें से, बल्कि वो तो यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सेकंड भी सिस्टम अनअवेलेबल ना हो। इट मेक्स सेंस फॉर देम टू प्रिसाइज अबाउट देयर रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस, और यही चीज़ है कि हम सिस्टम की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की जो हमारे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रिसाइसली होती हैं, मतलब वो बिल्कुल लोअर लेवल पे, यानी एक नीटी ग्रिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों ही नॉन फंक्शनल ही रिक्वायरमेंट हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। Benefits of the reliability specification. The process of deciding the required level of reliability helps to clarify what stakeholders really need. इस चीज़ को जज करना और डिसाइड करना कि रिलायबिलिटी हमारे जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं या उनकी जो ज़रूरत है उसमें किस हद तक उनकी हेल्प करती है, and it provide a basis for assessing when stop testing a system. You stop when the system has reached its required reliability level. अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ पहले से असेस करें कि आपका सिस्टम कब काम करना बंद करता है, इस चीज़ को टेस्ट करना, और रिलायबिलिटी के हवाले से सिस्टम हमारे क्लाइंट को कितना इंस्पायर करता है, इस चीज़ को तय करना भी ज़रूरी है।
It is means of assessing the different design strategies intended to improve the reliability of the system। और इसी हवाले से कि जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं उस वक्त हम कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं जो कि सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सके या बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके। इट इज़ रेगुलेटर हैज़ टू अप्रूव द सिस्टम, then evidence that required reliability target has been met is important for the system certification। ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की रेगुलेटर यानी कानून साजी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिससे एक एविडेंस रहता है कि जो क्लाइंट हमारे सिस्टम से रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट करता है तो वो उसको मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके लिए आजकल तो मैंने जैसे पहले कहा है कि लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कुछ हैं जो इस चीज़ के लिए कोई हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं या कोई एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। स्पेसिफाई द रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाई द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फेलियर। There should be a lower probability of the high cost failure than the failure don't have serious consequences। दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो इस चीज़ की probability जो है वो हम देख रहे हैं कि कितने फेलियर आ रहे हैं और उन पे कॉस्ट कितनी हायर है। दूसरा कि फेलियर जो हैं वो कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये सारी सिचुएशन है कि अवेलेबिलिटी और सिस्टम की रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एंड थिंक अबाउट वेदर ए हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इज़ रियली रिक्वायर्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा हायर लेवल पे रिलायबिलिटी आप सिस्टम की प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट उतना ज़्यादा आपका एक तो सेटिस्फाई होगा आपकी प्रोडक्ट से और आपकी उस रेपुटेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी है उसको भी वो आगे इम्प्रूव करेगा और एक्सपैंड करेगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कि एटीएम की रिलायबिलिटी की स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी एक एग्जांपल देख रहे हैं, केस स्टडी कह लें आप, दो तरह की हम देखेंगे अभी। एक तो ये है कि एटीएम दैट इंश्योर देयर द एटीएम्स कैरी आउट द कस्टमर सर्विसेज एज रिक्वेस्टेड and they are properly record customer transaction in the account databases। कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि क्लाइंट जो एटीएम से रिक्वेस्ट करता है वो उसको 100% डिलीवर हो रही है। दूसरा कि क्लाइंट जो ट्रांजैक्शन करता है एटीएम पे तो वो अकाउंट उसके डेटाबेस के अकाउंट में रिकॉर्ड प्रॉपरली हो रही है। ये एक रिलायबिलिटी है जो कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कैप्चर करना या इंश्योर करना। टू इंश्योर दैट दीज एटीएम सिस्टम्स आर अवेलेबल फॉर यूज़ व्हेन रिक्वायर्ड। कि जैसे हमारे ये एटीएम सिस्टम होंगे ये अवेलेबल होने चाहिए। बेसिकली तो 24/7 होने चाहिए, लेकिन बाद औक़ात उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल आप देखते हैं कि बाद औक़ात एटीएम नेटवर्क फेलियर की वजह से अवेलेबल नहीं होती या कोई नेटवर्क लिंक डाउन होने की वजह से। लेकिन ये एक मतलब आप देखें कि उस बैंक की उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन उसमें कितनी हर्ट होती है अगर फ़र्ज़ करें वो 24/7 जो है अवेलेबल नहीं रहती। यानी 1-2 घंटे ही दिन में चलती हैं, अदरवाइज़ वो चलती ही नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है जब इस तरह की अवेलेबिलिटी हर्ट होती है किसी भी एटीएम सिस्टम की। तो इसलिए ये अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैकेनिज़्म may be used to correct transaction problems so as low level of ATM reliability is all that is required। कि डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना और करेक्ट ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना। ये नहीं है कि जी कोई माइनर सी मॉडिफिकेशन हो जाए या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखा जाए। अवेलेबिलिटी इन दिस केस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिलायबिलिटी। अब आप देखें कि रिलायबिलिटी तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन एटीएम के केस के अंदर आप देखें अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एटीएम अवेलेबल ही नहीं है। यानी 24 आवर्स में
5 घंटे जो है वो अनअवेलेबल रहती है, तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, रादर देन द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो इस चीज़ का नाम है ना कि कस्टमर की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, प्रॉपर हो रही हैं, 100% सिक्योर हो रही हैं और प्रॉपरली उनको डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो तो रिलायबिलिटी है। वो तो तभी मुमकिन है ना जब आपकी एटीएम अवेलेबल होगी। अगर एटीएम अवेलेबल ही नहीं है तब तो रिलायबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए इस केस में अवेलेबिलिटी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि रिलायबिलिटी आप उसको सेकंड प्रायोरिटी पे कह सकते हैं। एटीएम अवेलेबिलिटी स्पेसिफिकेशन, सिस्टम सर्विसेज, कस्टमर अकाउंट बैलेंसेस सर्विसेज होती हैं, इंडिविजुअल सर्विसेज होती हैं जैसे कि विड्रॉ किया कैश को और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसने देखना चाहिए, इस तरह की होती हैं। एंड द डेटाबेस सर्विसेज इज़ क्रिटिकल एज फेलियर ऑफ हिज सर्विस मीन्स दैट द ऑल ऑफ द ATMs इन द नेटवर्क आर आउट ऑफ एक्शन। तो इस तरह तमाम जो ATMs हैं उन नेटवर्क के अंदर क्रिटिकल अगर थोड़ा सा डेटाबेस का कोई सर्विस का फेलियर हो जाए तो ATM जो है वो अपने एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाती है। यू शुड स्पेसिफाई हिज हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी, जैसे कि डेटाबेस अवेलेबिलिटी शोड अराउंड 0.9999 between 7 AM to the 11 AM, the corresponding to the down time of the less than 1 minute per week। इसका जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक टेबल दिखाया था, उसमें ये 0.999 और इन तरह की चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अवेलेबिलिटी की जो स्पेसिफिकेशन है ATM की उसको भी देख लेते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल ATM दे की रिलायबिलिटी इशू डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल रिलायबिलिटी एंड द फैक्ट दैट इज़ कैरी आउट ऑफ द कैश। जैसे कैश अवेलेबल नहीं होता जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एक रिलायबिलिटी इशू है। लोअर लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी ATM सॉफ्टवेयर इज़ एक्सेप्टेबल। कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो तो एक्सेप्टेबल है, एंड द ओवरऑल अवेलेबिलिटी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है, कि मतलब मिसाल के तौर पे ओवरऑल ही अवेलेबिलिटी नहीं रहती आपकी ATM की। और 1 मिनट से 2 मिनट ईच डे में ये भी एक 0.99 है तो दैट इज़ द एक्सेप्टेबल। लेकिन इससे ज़्यादा हो जाती है, घंटों में चली जाए या पूरा पूरा दिन ही अवेलेबल ना हो तो ज़ाहिर है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी तरह इंसुलिन पंप की एक एग्जांपल जो हम हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें इंसुलिन पंप को हम पहले भी देख चुके हैं किसी मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर, लेकिन अब हम इसको इस रिलायबिलिटी स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर, जैसे हमने लास्ट टाइम इसको डिफ़ाइन किया था, इस मेट्रिक को POFOD इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेट्रिक, यानी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। Transient failure that can be repaired by user action such as recalibration of the machine, relatively low value of the POFOD is acceptable। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स हैं, जैसे कोई ट्रांजिएंट फेलियर आ जाए यानी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मशीन के अंदर और उस मशीन को आप रिकैलिब्रेट करेंगे, दोबारा रीस्टार्ट करेंगे रिपेयर करके, तो उसमें जो एरर आ सकता है जैसे डिफेक्ट या फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर जो बनेगा वो 0.002 है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक फेलियर अगर 500 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसमें कम से कम एक फेलियर हो रहा है, तो ये हो सकता है। परमानेंट फेलियर रिक्वायर द सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड। अगर फ़र्ज़ करें मुकम्मल तौर पे ही फेल्ड हो गया है आपका सिस्टम तो फिर ज़ाहिर है उसको री इंस्टॉल किया जाएगा। और इसमें मोस्ट अगर इस तरह की अगर आप सिचुएशन हो तो उसको आप 0.tetra02 बनती है और ये बेसिकली 1 ईयर के अंदर तकरीबन कोई उसमें फ़ॉल्ट ना आए, तो इस तरह की हो सकती है, ना आने के बराबर ही है एक किस्म की। इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिलायबिलिटी की बात की और उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी, ATM मशीन्स की एग्जांपल डिस्कस की और इंसुलिन पंप रिलायबिलिटी स्पेसिफिकेशन की बात की। अगले लेक्चर में हम यहाँ से और डिटेल में बात करेंगे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो मज़ीद सब लेवल के ऊपर कोई मैट्रिक्स हैं तो उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।